हसन के इस बूथ सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी श्री नलिन कटील जी, संसद में मेरे साथी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री श्री सी.टी. रवि जी, श्री गोपाल अय्या जी जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, प्रीतम गौड़ा जी जो यहाँ के विधायक हैं, श्री एच.के. सुरेश जी जिला प्रेसिडेंट और विश्वनाथ जी हमारे एक्स-एमएलए, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में हसन के सभी बूथों से आए हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज मुझे चेन्नई केशव मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बेलूर में, और आज मैं जब यहां आया हूं तो हसन अम्बा देवी जी को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। होयसाला डायनेस्टी की जब अगर बात करें तो चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो संस्कृति और कल्चर हो, होयसाला डायनेस्टी का एक अपना योगदान रहा है और लगभग 1900 मॉन्यूमेंट्स उनके द्वारा बनाए गए थे। ऐसे विरासत वाले स्थान पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं अपनी ओर से ऐसी पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी नलिन कटील जी पूरे जोश में आपको मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जितना मैं कन्नड़ समझ पाया, वह चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से देश के आवाम को मोदी जी ने नेतृत्व दिया है, उसकी उन्होंने चर्चा की है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी यहां बैठे हैं, सभी बहुत भाग्यशाली हैं। वी ऑल भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स आर वेरी वेरी लकी। व्हेन आई से सो, जब मैं ऐसा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं, वो इसलिए कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये गौरव महसूस करते हैं और ये गर्व से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और कर्नाटक दोनों तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और समाज के हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और फिर ये सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। दिस इज नॉट ओनली टू कीप यू सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट ओनली टू मेक यू हैप्पी। भाई जरा एको कर रहा है। दिस इज नॉट टू मेक यू हैप्पी, but at the same time this is a reality। ये सच्चाई है। आप देखिए, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद क्या है, आज यूरोप की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद क्या है, आज चाइना की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद क्या है, ये दुनिया को नहीं मालूम है। आज ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है, लेकिन हम ये गौरव से कह सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई के बाद और यूक्रेन के सप्लाई चेन की समस्या के बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में
भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे दूसरे देश कोरोना के समय में सही फैसले नहीं ले पाए। अमेरिका कुड नॉट डिसाइड वेदर इट वांट्स ह्यूमैनिटी और इकोनॉमी। द होल ऑफ यूरोप कुड नॉट डिसाइड वेदर लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन मोदी जी ने समय रहते लॉकडाउन लगाया, जान को बचाया और जान को बचा करके जहान को भी बचाया और जहान को आगे ले गए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए और इसीलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मैं आपके साथ ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपने नीचे लोगों को बताना है कि आज भारत कहां खड़ा है। आज भारत अगर मोबाइल इंडस्ट्री उठाएं तो 2014 में 92% ऑफ मोबाइल्स वेर इंपोर्टेड इन इंडिया। 92% मोबाइल भारत में बाहर से आते थे। आज मैं कह सकता हूं कि 97% of mobiles are being manufactured in India and India is number 2 in mobile manufacturing। और आपसे मैं निवेदन करूंगा, नया एप्पल खरीदना और उस एप्पल में देख लेना लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इवन एप्पल इज नाउ बीइंग मेड इन इंडिया। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये देश की तरक्की हुई है। इफ आई टॉक अबाउट स्टील, इस्पात चौथे नंबर पर भारत था, आज दूसरे नंबर पर भारत है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, आप सब लोग सुनते थे कि जापान की गाड़ियां होती हैं, डैटसन होता है, टोयोटा होता है, जापान की गाड़ियां होती हैं। आज मैं गौरव के साथ आपको बताना चाहता हूं, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया इज नंबर 3 and we have defeated Japan. Now only America and China is ahead of us. ये हमको ध्यान में रखना है। और मैं पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि वो यह ध्यान में ले कि 2014 India was the 10th economy and Britishers ruled us for 200 years. And I would like to share with you that now India is 5th largest economy and we have overtaken Britain. ब्रिटेन को पछाड़ करके हम आगे निकल गए हैं। ये भारत खड़ा हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल्स, अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं, दवाइयों की बात करूं, तो सबसे सस्ती दवा और असरदार दवा आज भारत बना रहा है। 138% भारत के दवाई में वृद्धि हुई है और 200 देशों को भारत आज अपना दवाई पहुंचा रहा है। ये भारत का करिश्मा है। अगर मैं बात करूं केमिकल्स की, तो 135 से ज्यादा देशों को केमिकल्स भारत पहुंचा रहा है। और मैं यहां बैठे हुए लोगों को देख रहा हूं, आप लोग टेलीविजन भी देखते हैं। अभी भी जो बाइडेन जी अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से मास्क उतरा नहीं है। आपने देखा है ना टेलीविजन पर, whenever you see Joe Biden, the president of America, you always find him, whenever he speaks, he takes out his mask, otherwise मास्क पहन के रहते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं किसी ने भी मास्क नहीं पहना है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये भारत है। और ये क्यों हो पाया है? ये इसलिए हो पाया है कि अमेरिका का वैक्सीनेशन, नोट कर लेना पत्रकार भाइयों, अमेरिका का वैक्सीनेशन इज 76%, यूरोप का वैक्सीनेशन इज 67% एंड इंडिया का वैक्सीनेशन इज 100%। 130 करोड़ की जनता को 220 करोड़ का डबल डोज विद बूस्टर लग करके तैयार है। ये भारत है, इसको समझना चाहिए। मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहता हूं,
हमारे कई कांग्रेसी मित्रों को देश बदलता हुआ दिखता नहीं है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 30 साल लग गए। आई एम ए फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं बोल रहा हूं 30 साल लग गए इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 25 साल लग गए। इस देश में पल्स पोलियो को नेशनल प्रोग्राम बनने में 28 इयर्स लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 इयर्स लग गए। लेकिन 2020 की जनवरी में पहला केस कोरोना का आया और मोदी जी ने अप्रैल 20 को टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल आर्थिक मदद दी गई और साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने बना करके दी। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत ने 100 कंट्रीज को वैक्सीनेशन पहुंचाया है, जिसमें से 48 कंट्रीज को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाया है। यानी भारत मोदी जी के नेतृत्व में, आप भाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत बन गया। इस बात को भी हमको समझना होगा, ये भी हमको जानना होगा। आप बताइए कौन सा देश है जिसने तालिबान इन्वेजन पर अफगानिस्तान से अपने लोगों को लाने का काम किया? आपको वो तस्वीरें याद है ना, जब प्लेन के टायर के साथ लोग पकड़ करके रनवे पर दौड़ते हुए देखे हैं कि नहीं देखे? देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे। अफगानिस्तान में तालिबान के इन्वेजन के बाद लोग दौड़ते हुए एरोक्राफ्ट के उसके चक्कों के साथ दौड़ते हुए दिखे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक एक भारतीयों को सुरक्षित दिल्ली लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप बताइए, यूक्रेन में हमारे 22,500 बच्चे पढ़ रहे थे। आपके कर्नाटक से भी 600 पीपल वर देयर। आपके कर्नाटक से 600 स्टूडेंट्स वर देयर। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है और कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने देश के बच्चों को लाने के लिए प्रयास किया? डिड अमेरिका ट्राई? डिड ऑस्ट्रेलिया ट्राई? डिड यूरोप ट्राई? डिड पाकिस्तान ट्राई? डिड बांग्लादेश ट्राई? डिड श्रीलंका ट्राई? लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की शख्सियत, उन्होंने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चे सुरक्षित भारत पहुंचाए। ये भी हम लोगों ने देखा है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें एक के बाद ये घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। टेल द पीपल इन कर्नाटका दैट अंडर नरेंद्र मोदी जी द कंट्री इज गोइंग फास्ट, स्ट्रांग एंड स्टेडी। तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात को हमको समझना होगा। मित्रों, चाहे इकोनॉमी उठा करके देख लो, अभी कभी आपने सुना था कि भारत 470 एयरबस प्लेन ऑर्डर करेगा? 470 एयर इंडिया ने प्लेन को ऑर्डर किया है। और इस प्लेन के ऑर्डर के कारण जो बाइडेन कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू चेंज देयर इकोनॉमी। ऋषि सुनक बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। फ्रांस का मैक्रोन बोलते हैं कि हमारे को फर्क पड़ेगा। यानी भारत अब अपनी ही अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी हलचल रखने की ताकत रखता है। इस बात को भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, मुझे खुशी है कि येडियुरप्पा जी ने कर्नाटक में भी कोई कसर नहीं छोड़ी विकास के लिए, और बोम्मई साहब ने उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी अभी बजट आया, ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबकी चिंता की गई है। अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी और किसानों की चिंता की, अगर मोदी जी ने
प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत किसानों की चिंता की, अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री मानदेय योजना के तहत किसानों की चिंता की, तो हमारे भंवई साहब ने भी किसानों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ा और इस बार के बजट में पूरी ताकत उनको देने का प्रयास किया है एक होलिस्टिक विकास की दृष्टि से। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला अभियान, उजाला अभियान, सौभाग्य योजना ने महिलाओं को ताकत दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनको ताकत दी, तो कोई भी योजनाओं को नीचे तक उतारने में बोमई साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने अगर स्टार्टअप योजना शुरू की, मुद्रा योजना शुरू की, तो बोमई साहब ने भी युवाओं को, चाहे वो टैबलेट देने की बात हो, चाहे वो मोबाइल स्मार्टफोन देने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप देने की बात हो, उनके भी अरमानों को उड़ान देने का काम बोमई साहब ने किया है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को शिक्षा के लिए सुविधा देना, स्कॉलरशिप देना, इसमें भी बोमई साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर मैं दलितों की बात करूं तो दलितों का रिजर्वेशन बढ़ाने में बोमई साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं ट्राइबल की बात करूं तो ट्राइबल का भी बढ़ाने में, रिजर्वेशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दृष्टि से प्रयास किया गया है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और इसलिए इस बजट की अगर मैं बात करूं, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या हमारे दलित भाई, क्या हमारे आदिवासी भाई, सबकी चिंता की गई है, तो इस बजट के अंतर्गत चिंता की गई है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित की तो बात हुई है, लेकिन साथ ही साथ कर्नाटक को विकास के दृष्टि से आगे ले जाने में बोमई साहब ने और येडियुरप्पा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अभी जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, आपको जानकर खुशी होगी कि 9 लाख करोड़ रुपए का कर्नाटक को इन्वेस्टमेंट मिला है। और मैं इसके साथ साथ बोलना चाहता हूं कि कर्नाटक शुड फील हैप्पी, कर्नाटक को खुश होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक प्रदेशों में, देश में नंबर 1 पर खड़ा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो कर्नाटक के अंदर हुआ है। अभी अभी मैं यहां हेलीकॉप्टर से उतरा तो मैं देख रहा था कि हसन के एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। 27 तारीख को शिमोगा का उद्घाटन हो जाएगा। अभी पिछले महीने, पिछले साल नवंबर दिसंबर में प्रधानमंत्री जी आए थे और केम्पेगौड़ा टर्मिनल 2 का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। 5,000 करोड़ रुपीस वॉज स्पेंट। उसी तरीके से केम्पेगौड़ा, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैचू का भी अनावरण उस समय किया गया। उसी समय वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की गई, मैसूर टू चेन्नई। वह भी अपने आप में मॉडर्न इंडिया की तस्वीर है, कनेक्टिविटी की, संस्कार के दृष्टि से एक क्रांति है जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, आज हसन में एयरपोर्ट बन रहा है। हमारी तमन्ना है कि हम हसन को भी हुबली की तरह, मैंगलोर की तरह, हमारी तमन्ना है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और यह भी एक सेंटर होना चाहिए। मुझे खुशी है कि हसन इज डेवलपिंग एज ए टेक्सटाइल सेंटर एंड इट शुड डेवलप एज ए टेक्सटाइल सेंटर। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका एक आधा कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। हसन में 100% रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट। फुल 7 सीट्स, नो 1 सीट, ऑल 7 सीट्स। बोलो, मिलेगा 7 सीट? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, 7 सीट मिलेगा? 7 सीट मिलेगा? इधर से सुनना चाहता हूं, 7 सीट मिलेगा? मित्रों, आपको आजकल अनडिस्टर्ब पावर कट मिल रहा है। विदाउट पावर कट अनडिस्टर्ब पावर मिल रही है। इंडिया पावर कंजम्पशन में, पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया पावर कंजम्पशन में तीसरे नंबर पर खड़ा है दुनिया में, और रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया
चौथे नंबर पर खड़ा है। और यही कर्नाटक सिद्धारमैया के जमाने में पावर कट, पावर कट, पावर कट, ये तो आपने अच्छा किया कि उनका ही पावर कट कर दिया। आगे भी कट रखोगे ना? कट रखोगे कि नहीं रखोगे? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अनहिंडर्ड बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बिजली चाहिए तो भाजपा चाहिए, अगर बिजली नहीं चाहिए तो कांग्रेस को देखो। हमारी सरकार, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि हम विकास के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हसन की तस्वीर बदलना चाहते हैं। एयरपोर्ट आएगा, नेशनल हाईवेज आ रहे हैं। बोलो, नेशनल हाईवेज पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर जगह देखो, कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट की दृष्टि से चल रहा है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस विकास की गति को आगे बढ़ाओ। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, और वो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं कि आप बताइए, मुझे अभी आंकड़े याद नहीं है। मुझे आंकड़े इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं सिद्धारमैया जी के बारे में बताना चाहूंगा। लगभग 1600 समथिंग लोगों को, पीएफआई के कार्यकर्ताओं को जेल से छुड़ाने का काम किया था तो सिद्धारमैया जी ने किया था। मोर देन 1600 प्लस एंड some 200 plus cases were withdrawn. 200 cases were withdrawn. What does this mean? This means that we believe in unity. We believe in सबका साथ. We believe in सबका विकास. We believe in सबका प्रयास. और कांग्रेस पार्टी believes in division. जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ। इस तरीके का काम हमारे सिद्धारमैया जी ने लिया। और इसीलिए पीएफआई के कार्यकर्ता जो बताइए, कर्नाटक में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने दहशत फैलाया था कि नहीं फैलाया था? दहशत फैलाया था कि नहीं फैलाया था? फैलाया था कि नहीं फैलाया था? ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने का काम हमारे सिद्धारमैया जी ने किया। सिद्धारमैया जी also stands for corruption. How I say so? I say so because बोमई साहब और येडियुरप्पा साहब लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन लागू कराते हैं और सिद्धारमैया लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। बताओ, ईमानदारी के साथ कौन खड़ा है? मेरा चार्ज है कांग्रेस पार्टी पर, मेरा चार्ज है सिद्धारमैया जी पर। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप भ्रष्टाचार के पोषक हो, आप यू आर दी सेवियर ऑफ द करप्ट पीपल, यू बिलीव इन करप्शन एंड कमीशन। एंड भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा के लिए जुड़ी है। इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही निवेदन करने आया हूं कि आप पूरी ताकत से हसन का 100/100 का 100% रिजल्ट दो। विकास में हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे, तीव्र गति से चलेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक।